सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि दो चीज़ें कल हम छोड़ गए थे इसमें से, और वो जो दो चीज़ें हमारी कल रह गई थी उनमें से एक चीज़ है एनी एक्सपेंडिचर पेड ऑफ कैपिटल नेचर हाउएवर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन रिडक्शन शैल बी अलाउड। आम इंसान ये समझता है, जो बिल्कुल अकाउंटेंसी से ज़्यादा कोई वाबस्ता नहीं है, वो ये समझता है कि इस साल जो मेरे पास टर्नओवर आया यानी सेल्स आई, उससे जो जो मेरे खर्चे हुए मैं माइनस कर देता हूँ। मैंने फ्रिज खरीदा, मैंने प्लांट खरीदा, मैंने कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट खरीदा जो देर तक यूजेबल है, तो इसको याद कराने के लिए ये लॉ बनाया गया कि जहन में ये रखिएगा कि जो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा आप उसे डिडक्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप उसे डिडक्ट करने की बजाय आप ये करेंगे कि उसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। हमने देखा कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो क्लिनिक्स में कारपेट चेंज करवा रही हैं, तरह तरह के नोट पैड, डॉक्टर्स के फॉरेन टूर्स के खर्चे दे रही हैं। इस तरह की सेल्स और प्रमोशन हम अलाउ नहीं कर सकते, वरना सारे का सारा रेवेन्यू आप अपना भी उड़ा देंगे और हमारा टैक्स उड़ा देंगे। लिहाजा कहा यह गया कि अगर आपका सपोज के आपकी सेल्स जो है वो 500 है, ठीक है जी, तो आप इस 500 पे बताएंगे कि आपने कितना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर किया। आपने जितना भी किया हो हम इससे लोअर ऑफ आपको अलाउ कर देंगे। लोअर ऑफ का मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कि हमने एक्सपेंडिचर किया है 100, तो 100 आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है, लेकिन हमारा जो अपना कुलिया है या हमारा जो अपनी सोच है उसके मुताबिक ये होना चाहिए 10% ऑफ योर सेल्स या 10% ऑफ योर टर्नओवर। तो 10% ऑफ योर सेल्स करते हैं तो ये कितना आता है 50, तो हम लोअर ऑफ अलाउ करेंगे। अगर आपका लोअर ऑफ होता 10% से कम होता तो वो एग्जैक्ट आपका माइनस कर ले, डिडक्ट कर ले। लेकिन अगर ये दोनों में से लोअर ऑफ कौन सा है 50, तो हम ये अलाउ करेंगे, आपका खर्चा आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप खर्चा करने वाला ये सोच के करें कि जो डिडक्शन अलाउ होगी वो सेल का टर्नओवर का 10% होगी, उससे ऊपर करेंगे तो वो आपका अपना हेडिंग होगा, उसके ऊपर फिर टैक्स है उसकी रिलीफ आपको नहीं मिलेगी। क्लियर जी। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए प्रॉपर ले चुके, इन्होंने ये काम किया था। एक और चीज है, बाज कंपनीज ये करती हैं कि अपना जो एम्प्लॉयज के क्वार्टर्स हैं या उनके जो इंटरनल रेजिडेंट्स हैं उनके भी मीटर्स जो हैं वो अपने ही सब मीटर के साथ अटैच कर लेते हैं और उनको खुद बिलिंग इंटरनली कर लेते हैं और अपनी बिलिंग जो है उसको एज एन एक्सपेंस जाहिर कर देते हैं रेवेन्यू में जब वो रिटर्न फाइल करते हैं। सिंपली आप 1 यूनिट सप्लाई ले ली और उनको आगे दे दिए क्या, क्वार्टर्स में दे दिए, उनकी सैलरी से डायरेक्ट ट्रीट कर लिया बिल, लेकिन अपने जो फैक्ट्री का बिल आया उसको एज अ एक्सपेंस कर लिया। उन्होंने कहा इस मसले में भी हम देख लेंगे कौन से प्लांट हैं, कितनी कैपेसिटी यूज हो सकती, कौन सी इंडस्ट्री है, उन लिमिट्स के अंदर अगर आपका बिल है तो काबिल एतराज बात नहीं, अगर उससे ऊपर है तो ये काबिल एतराज बात है। क्लियर जी। ये ला जो है ये मेरा हल 2020 के जो 2 अटेम्प्ट पिछली गई हैं तब ये आया, उससे पहले ये नहीं था या ये शामिल नहीं था। अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं हम डेप्रिसिएशन की तरफ। डेप्रिसिएशन में जस्ट अ मिनट, डेप्रिसिएशन इन द आई ऑफ द लॉ, कानून की नजर में डेप्रिसिएशन क्या है। कानून की नजर में दो चीजें इंसान खरीदता है, जाहिर है इसमें ज्यादा टेंजिबल का मामला है, तो इंसान जो दो चीजें खरीदता है उसके अंदर एक तो वो है जो मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरी कौन सी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ज्यादातर यही दो चीजें डेप्रिशिएट हो सकती हैं, लेकिन हमने कुछ वाज़ह कर दिया कि याद रहे कि इसके अंदर आपने उन लैंड को नहीं लेना जिनके ऊपर पहले से ही सेम थोड़ और रेगिस्तान है, दलदली जमीनें हैं, तो उनका तो कोई डेप्रिसिएशन होता नहीं, ना एप्रिसिएशन ना डेप्रिसिएशन। क्योंकि हमारे पास एप्रिसिएशन का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हमने तो डिफरेंस देखना है खरीदा कितने का और बेचा कितने का। अगर उसके अंदर पॉजिटिव आ गया तो उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे, गेन करेंगे, और अगर कम आ गया तो
तो आप उसे डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे आपको, और आपको उसको डिडक्शन अलाउ करेंगे। दोनों तरफ है, नुकसान है तो नुकसान बाकी चीज़ों से एडजस्ट होता है तो कर लें, गेन है तो हम उसके ऊपर क्या लेंगे, आपसे टैक्स लेंगे। लिहाजा कोई बच्चा ये सोचे कि डेप्रिसिएशन है तो शायद एप्रिसिएशन का कोई अलग कॉन्सेप्ट होता है, नहीं, बिजनेस में कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन ही होता है। हाँ, उसके अंदर अगर कोई महंगी बिक रही है आपकी तो हम उसको ट्रीट डेप्रिसिएशन में कर देंगे। अब जहां तक सवाल है आपका कि स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट कोई आ जाती है, आप देखिए ना, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट आने से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, लेकिन हम उसको किस में लेके जाएंगे, हम उसको डेप्रिसिएशन में ही ट्रीट करेंगे। अब वो कैसे बढ़ सकती है, सीधी बात है, अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी और वहां स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट आ गया है, वहां पे बिल्डिंग बनी है, रोड बने हैं, ड्राइवे बनी, कार पार्किंग बनी, रेलवे लाइन, ब्रिज, टनल, एयरपोर्ट, फेंस लगी है, सीवरेज बना है, ड्रेनेज है, लैंडस्केपिंग हुई है, कोई डैम वगैरह बने हैं, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसमें वो चीजें जो नॉर्मली यूज फॉर 1 साल से ज्यादा, एक्सीड 1 ईयर, जाहिर है उसमें डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 1 साल से कम है तो वो तो कंज्यूमेबल में चली गई, उनको हम यहाँ नहीं लाएंगे। और लाइकली टू लूज वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टेयर, और मोस्टली वो चीजें जिनके ऊपर नॉर्मल कोई वेयर एंड टेयर आता हो, कोई टूट फूट होती हो, और यूज होली आर पार्टली ड्राइविंग द इनकम, बेशक वो कारोबार में पूरी की पूरी इस्तेमाल हो रही हो या कारोबार में वो पार्शली इस्तेमाल हो रही हो। इसका मतलब यह है कि अगर सम अप किया जाए तो ये टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल साल से ज्यादा उनकी लाइफ हो कम से कम, और ऐसी चीजें हो जो अपने वेयर एंड टेयर वाकई उस पर होता हो और उसके अंदर कोई जो है वो खराब होती हो, वो उनमें अंदर डेप्रिसिएशन आता हो, तो फिर उसके साथ साथ क्या है कि वो कारोबार के लिए होली या पार्शली इस्तेमाल होती हो। और अगर ये कोई लैंड वगैरह का टुकड़ा है और उसके करीब जो है कोई बिल्डिंग बनी है, रोड बना है, ड्राइवे बना है, रेलवे लाइन बनी है, ब्रिज बनी है, तो उसकी हैसियत पे जो फर्क आया है वो काउंट होगा। अब इसको याद करने का तरीका वो कोई भी आप लगा लें कि जी एक बंदा बिल्डिंग से गिरा रोड पे, रोड से फिर उठा भागा ड्राइवे पे चला गया, ड्राइवे से कार पार्किंग पे गया, कार पार्किंग से रेलवे लाइन पे भागना शुरू हो गया, फिर ब्रिज पे चढ़ गया, वहां से मना किया तो टनल में घुस गया, टनल से मना किया एयरपोर्ट के रनवे पे भागना शुरू हो गया, वहां से पकड़ा तो नहर में घुस गया, नहर से निकाला तो फेंस से जा टक्कर मारी, वहां से उठाया तो वाटर और सीवरेज की लाइनों में घुस गया, वहां से निकाला तो मेन होल ड्रेनेज में चला गया और उसके बाद जाके डैम में मर गया। तो यू कैन सी दैट कि आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। लॉ को अगर आपने याद करना हो तो इट इज वन ऑफ द वे टू रिमेम्बर द थिंग। अच्छा जी बच्चे, देखिए हम उसको काउंट, मैंने कहा कि हम वही बात आ गई ना, आप वही बात सोचने लगे कि अच्छा वो तो डेप्रिशिएट होती नहीं, हमने बाइंग एंड सेलिंग का डिफरेंस देखना, हाँ वो उसी में आएगा। और अगर उसकी कीमत बढ़ गई तो क्या करेंगे, लाभ भी आगे चल के आपको बताएगा, वो आपका गेन है, उसमें हम टैक्स लेंगे आपसे जी, तो वो क्या होगा, वो हम उसके ऊपर आपका गेन लेंगे, ठीक हो गई बात। अच्छा, तो वो हम उसके ऊपर आप उसको गेन करेंगे, उसे डेप्रिसिएशन में आप डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जो चीजें डील होती है बिल्डिंग की सेंस में और बाकी चीजों में, ठीक है। अच्छा बच्चों, और ये कौन सी है बिजनेस, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, जो बिजनेस की मलकियत है, किसकी मिल्कियत है, बिजनेस की मिल्कियत है। वो कौन सी वाली थी, वो इंडिविजुअल की मिल्कियत थी, तो ये बिजनेस के एसेट की बात हो रही है, ठीक है। इट इज अ एसेट ऑफ पैकेजेस, इट इज अ एसेट्स ऑफ नेस्ले, उसकी बात हो रही है। अच्छा, सो यहाँ पे आप आगे चलते हैं। इन केस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज जॉइंटली ओन बाय टैक्स पेयर, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी बहुत ज्यादा यहाँ जरूरत थी इसकी, ना ही ऐसी कोई इसका बहुत ज्यादा कोई इस्तेमाल आ रहा है, लेकिन सवाल क्या है, सवाल ये है कि एक ऐसा एसेट है जो जॉइंटली ओन है दो एंटिटीज का, एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन का और दूसरा किसी भी आम इस्लामिक फाइनेंस का और दूसरा किसी आम आदमी का। या कह लीजिए, फर्ज कर लीजिए, एक तरफ इसका मालिक है रॉयल फैन वाला और दूसरी तरफ 50% शेयर्स इसके हैं और 50% इसका जो ऑनर है वो मेजान बैंक है।
तो इसमें नो मैटर्स, हमें किससे टैक्स लेना है? शाबाश, द एसेट विल बी कंसीडर होली ओन बाय द टैक्स पेयर। चूंकि जिसने कारोबार चलाना है टैक्स पेयर तो वो है, तो हम ये नहीं सुनेंगे कि इसमें भी आधे पैसे उसके हैं या इसके हैं। हमने टैक्स किससे लेना है? टैक्स पेयर से। ठीक है, वो ट्रीटमेंट अलग बात है, लेकिन इन दोनों में से जिम्मेदार कौन होगा? यहां तयन किस चीज का हो रहा है? तयन किस चीज का हो रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, क्या नहीं होगा? शाबाश, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? तो यहां किस चीज का तयन हो रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल इज द पर्सन द कस्टोडियन ऑफ दैट एसेट, जो कारोबार कर रहा है, चला रहा है। दूसरा तो स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर को छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो कारोबार कर रहा है वो करेगा और वही डील करेगा। हम उस कंपनी से डील करेंगे, उस इंडिविजुअल से डील करेंगे। और जो बाकी दूसरा फाइनेंसर है वो बेशक उसमें हिस्सेदार है, वो अलग बात है, उनका अपना मुशारका का मसला है। अच्छा बच्चों, अब एक सवाल पैदा होगा कि डेप्रिसिएशन कितनी अलाउड है? अब कितने होगा कि डेप्रिसिएशन कितनी अलाउड है? तो अभी तक सिर्फ एक बात हुई है, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन हुई है। ये ला का इतना कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है, इसको बस इतना ही रखें। और अब हम चलने जा रहे हैं नेक्स्ट मामला, डेप्रिसिएशन कितनी अलाउड है। तो डेप्रिसिएशन कितनी अलाउड है, दैट इज गिवन इन द टेबल। और इसके ऊपर जो मेथड लगेगा वो कौन सा लगेगा? WDV मेथड। WDV मेथड का मतलब है जो भी एसेट्स होंगे उनकी डेप्रिसिएशन निकाल कर हर साल रखनी है, हर साल अपडेट करके। अच्छा, अब अगर देखा जाए इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद कुछ भी नहीं रखना। देखिए, जहाजों से जहाजों के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। Nobody asks you the question about the aircraft, इसको छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं है। तो जहाजों से जहाज के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। सवाल सिर्फ दो याद रखें। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होती है 10%। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होती कितनी? 10%। और कंप्यूटर, उससे मुतल्लिका चीजें, मॉनिटर, IT, इवन कंप्यूटर बनाने वाला प्लांट, कंप्यूटर बनाने की मशीन, उस पर कितनी होती है? बाकी सब पे 15%। कैसे याद रखेंगे? शाबाश, कैसे याद रखेंगे? बिल्डिंग में कितना? 10%। और कंप्यूटर बनाने वाली मशीन, IT, प्रिंटर वगैरह 30%। बाकी सब पे याद हो गया। बिल्डिंग 10, कंप्यूटर 30, बाकी सारे 15। जी चले, बिल्कुल। डेप्रिसिएशन जी मैं नहीं, आपका सवाल नहीं बेटे, इसका समझा, ऊंची बोल दे दोबारा। आसान रूल बनाया हुआ है कि तुम इस तरह से इसको ट्रीट करोगे। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग है कि साथ इनिशियल अलाउंस को भी ले लिया जाए। इनिशियल अलाउंस को साथ पिक कर लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आल दो के इसके बाकी लाज में भी पढ़ लेते हैं थोड़ी देर में, या बाद में कल पढ़ लेंगे उनको। तो देखिए बात आ गई किसकी? इनिशियल अलाउंस की। इनिशियल अलाउंस जो है उसको आप दो हिस्सों में बांट दीजिए। इनिशियल अलाउंस को दो हिस्सों में बांट दीजिए। एक वो चीजें हैं जिन पर जो कि एलिजिबल है, किसके लिए? इनिशियल अलाउंस के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। आप कहेंगे सर पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं बात वो, लेकिन मैं बात करता हूं डेप्रिसिएशन की कुछ चीजें एलिजिबल है और कुछ चीजों को हम ये नहीं कहते कि वो एलिजिबल नहीं है, उनको हम कहते हैं ये अदर्स में आ जाती है। किसमें आ जाती हैं? अदर्स में आ जाती हैं। क्या है? कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फर्नीचर अदर में आ जाता है, ये प्रॉपर एलिजिबल नहीं है फॉर डेप्रिसिएशन जैसे कि होना चाहिए। सेकेंड हैंड प्लांट आ जाता है, सेकेंड हैंड प्लांट आ जाता है। ये भी क्या है? अगर ये पाकिस्तान से ही खरीदा गया है तो ये भी प्रॉपर एलिजिबल नहीं है। हाँ, डेप्रिसिएशन इस पे हम करेंगे। व्हीकल है, व्हीकल से मुराद कोई भी गाड़ी, ठीक है जी। और नंबर 4 क्या है? बिल्डिंग।
ये तमाम चीजें जो है इनके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड है, लेकिन जो मेन एलिजिबल चीजें हैं उनकी डेप्रिसिएशन का रूल ये होता है कि इन पर पहले ही साल फर्स्ट ईयर में ही दो चीजें माइनस की जाती है। सबसे पहले इन पे इनिशियल अलाउंस माइनस किया जाता है, इनिशियल अलाउंस माइनस किया जाता है, और इन पर इनिशियल अलाउंस माइनस नहीं किया जाता क्योंकि प्रॉपर एलिजिबिलिटी में नहीं आती, और फर्स्ट ईयर में ही इनमें से दो डिडक्शन हो जाती हैं, एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी अलाउड होती है और इनमें सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही अलाउड होती है। तो फर्क क्या हुआ दोनों में? ठीक है, एक चीज को जस्ट ला के भी रैपर खोला, उसका ऑन किया है तो कुछ वैल्यू उसकी कम हो गई है, अब वो नया तो नहीं रहा ना, इसको आप इनिशियल अलाउंस कह सकते हैं। ठीक है ना, अगर मशीन थी तो जाहिर है उसके स्क्रू खुल गए हैं, लेबलिंग ऑफ हो गई है, अब उसकी वो कीमत तो नहीं रही, तो क्या होगी कि सेकंड हैंड है तो जाहिर है इसके साथ तो ये मसला ही नहीं है, लिहाजा इसमें से क्या करेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इनिशियल अलाउंस माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद अगले तमाम साल ट्रीटमेंट सेम है, इधर से भी नॉर्मल अलाउंस, इधर से भी नॉर्मल अलाउंस, इधर से भी नॉर्मल अलाउंस, इधर से भी नॉर्मल, ये चलता है, सिर्फ ये फर्क है। इसका मतलब ये है जो प्रॉपर एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन है वो चीजें हैं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, सब है, लेकिन वो उस लिस्ट में से भी थोड़ा सा अलहदा है, जो उन्होंने पहले कह दिया जो एलिजिबल से अलावा है। ठीक है, तो उनके ऊपर दो डिडक्शन पहले साल हो गई, एक इनिशियल अलाउंस और एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन। उसके बाद नॉर्मल डेप्रिसिएशन उन पे भी होनी है और इन पे भी होनी है, तो ये एक बड़ा फर्क है। लॉ में कैसे लिखा है? लॉ में इन्होंने इससे लिखा है, इन दिस सेक्शन एलिजिबल डेप्रिसिएशन एसेट्स, कौन से वाले? मींस डेप्रिशिएबल एसेट अदर देन, अदर देन का मतलब इनके अलावा, कौन से वाले? रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इनके अलावा, फर्नीचर इंक्लूडिंग फिटिंग, इनके अलावा, प्लांट और मशीनरी, इसके अलावा, प्लांट और मशीनरी जो कि क्या है डिडक्शन पहले ही साल जिनकी हो जाती है, इनके अलावा। ठीक है, इनके अलावा। वैसे भी एक चीज है, एक चीज आप खरीदते हो उसी साल उसकी सारी कॉस्ट माइनस करने की इजाजत हो, जैसे इस साल मेरा रेवेन्यू फर्स्ट किलो 2500 मिलियन, प्लांट लगाया मैंने 50 मिलियन का, कितने का? 500 मिलियन का, चलिए तो 2500 मिलियन है, आपने पहले ही साल उसमें से ये माइनस करा दिया, तो इस पे डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? ये तो पहले ही साल सारी अपने निकलवा दी, लेकिन ऐसे कोई एक्सपीरियंस हमें लॉ में नहीं हुआ। लॉ में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल में कभी नहीं हुआ, ना सवाल में ना अमली कभी कोई रिटर्न जमा कराने में ऐसा कुछ कभी देखा हमने। अच्छा, बहरहाल फर्नीचर, व्हीकल, ओल्ड मशीनरी या यूज्ड मशीनरी, इसको क्या कहते हैं? ये अदर देन है देन द एलिजिबल डेप्रिसिएशन। तो फिर इस पे क्या किया जाएगा? कहता है फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एलिजिबल डेप्रिसिएशन। तो एलिजिबल का ये जो है डब्बा, ये आसानी के लिए दिया गया है। ज़ाहिर है आपको हमने अदर देन एलिजिबल बताए हैं, तो जरा कुछ एलिजिबल भी 2-3 नाम ले दें। तो उसमें एक नाम क्या है? न्यूली परचेज प्लांट मशीनरी या यूज्ड प्लांट फ्रॉम अब्रॉड। बाहर का हो तो यूज्ड भी आ जाएगा, और घर का होगा पाकिस्तान का, यूज्ड है तो इनिशियल अलाउंस माइनस नहीं होगा। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, वो कौन से वाले? जो व्हीकल आप कोई इंपोर्ट करते हैं, पर्टिकुलरली व्हीकल है कुछ, और कुछ कंप्यूटर्स वगैरह की चीजें, ये अब एग्जांपल है। अब ये फालतू है, बेशक आप इनमें से कुछ मिस भी कर दें, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने डब्बा सा इसलिए बनाया था कि आपको याद करा दें कि ये चीजें जो है अदर देन एलिजिबल हैं, तो ये फिर एलिजिबल की 2-3 नाम ले लें ताकि जहन आपका बन जाए। अब यहाँ पे एक जो सवाल पैदा होता है ये होता है कि यार ये इनिशियल अलाउंस कितना माइनस किया जा सकता है? देखिए अभी डेप्रिसिएशन का तो तय हो गया कि अगर कंप्यूटर या उसका प्लांट हुआ तो कितना होगा? 30%, बिल्डिंग हुई तो बाकी सारे 15%, तो फिर इसका भी कुछ तय हो जाए। तो इसका जो तय हुआ वो कितना हुआ? 25%। द पर्सन प्लेसेस एलिजिबल डेप्रिसिएशन इन द सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या चीज ये देखिए, फॉर द
फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम हुआ इन द टैक्स ईयर डिडक्शन, जिसमें आपने इसको चलाया, कितना माइनस करेंगे? 25% ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। और इसके अंदर क्या आएगा? द फर्स्ट टाइम एसेट जो यूज किया गया है उसके लिए, ऑन द टैक्स ईयर इन विच कमर्शियल प्रोडक्शन इज कमेंस, वो टैक्स ईयर जिसमें कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट की गई। ठीक होगी बात? अच्छा जी, तो पहली बात क्या है? द फर्स्ट टाइम इन द एसेट्स जब यूज हुआ, और दूसरी बात क्या है? उसके ऊपर जो कमर्शियल प्रोडक्शन जब साल स्टार्ट की गई। तो ऑलमोस्ट एक ही बात है ना, कि आपने जब स्टार्ट किया तो इनिशियल पड़ गया, इनिशियल जो भी उसके ऊपर आ गया, तो आप कह लेंगे कि इसके ऊपर आपको जो है वो देना पड़ेगा इनिशियल अलाउंस, तो वो आपको पड़ गया। आपने रैपर ऑफ किया, प्लांट चला दिया, जिस साल चलाया उसी साल, जिस साल स्विच ऑन किया उसी टाइम। सवाल, फर्ज कीजिए आपने एक बर्गर का प्लांट मंगवा लिया, आपने एक बर्गर का प्लांट मंगवा लिया। ये प्लांट आपने खरीदा कब? 22 जून को। बेचा कब? शाबाश, 1 फरवरी 2019 को। ये पॉइंट्स मैं अभी पढ़ता हूं आपके साथ, ठीक है? और कितने में बेचा? ठीक है, तो अभी बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हम इसी की तरफ चलते हैं। देखिए, प्लांट खरीदा गया आपका, द प्लांट इज बीइंग परचेस्ड ऑन इन द ईयर ऑफ, तो ये आ जाता है 2017, 2018, 2019, 30 जून, 30 जून, 30 जून। कब शुरू हुआ जी? प्लांट कब लिया आपने? शाबाश, व्हेन यू हैव डेट ऑफ परचेज इज 22 जून, तकरीबन साल का खत्म हो गया था उस वक्त आपने ये खरीदा 17 में, और ये खरीदा आपने $700 का, और बेचा कब आपने? 1 फरवरी 19 को। कितने का? $500 का। ठीक हो गई बात? $500 का आपने बेच दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इसको देखते हैं, तो ये चूंकि मेंशन नहीं है, तो रूल ये कहता है कि इफ न्यू आर यूज्ड इज नॉट मेंशन्ड फॉर द प्लांट, इट इज अंडरस्टूड दैट प्लांट इज न्यू। नहीं मेंशन तो प्लांट क्या होगा? नया होगा। तो हम इसको नए की तरह ट्रीट कर देते हैं ट्रीट नए की तरह। क्या याद करेंगे? डेट ले लीजिए हमने, डेट है जी इस वक्त आपकी 22/6/17। डेप्रिसिएशन जो हो रही है वो साथ साथ मैं नोट कर लेता हूं, लेकिन सबसे पहली बात ये, इसकी कॉस्ट कितनी आई है? कॉस्ट आई है इसकी आपको $700। ठीक होगी बात? इसको आप 30 जून 17 के हिसाब से इनिशियल अलाउंस निकालें। पहले इसका इनिशियल अलाउंस इसका निकालें, तो ये आएगा 700 इंटू 25%, ये आ गया 175 माइनस कर दिया जी 525। उसी साल की क्लोजिंग के ऊपर ही एक डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगी, क्योंकि ये नया प्लांट है, डेप्रिसिएशन भी होगी और वो भी अलाउ होगी। तो इसका मतलब है ये आ गया 525 इनिशियल अलाउंस के बाद डेप्रिसिएशन हमेशा निकलती है। तो ये आ गया आपका कितना? 79, 449। ला ने कहा जिस साल लिया वो साल काउंट होगा, ये उसके कैलेंडर ईयर में जाएगा ना। ये सवाल आपने पहले ही पूछा था मेरे से। पूरे साल के चार्ज कर। एक और मसला भी है, ठीक है, चूंकि अगर हम 4 दिन की एवरेज निकालते हैं तो वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हो जाएगा, वो तो आम आदमी हैंडल ही नहीं कर सकेगा।
तो हमने आम आदमी के लिए टैक्स लॉ बनाया, अकाउंटेंट थोड़ी रखने आगे लोगों ने, ठीक है ना। आप, मुझे पता है आप जानबूझ के ऐसा चाहते हैं, उसकी वजह ये है कि आप बन रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप चाहते हैं कि ये इतना कुछ टेक्निकल हो कि हर बंदे को हमारे पास आना पड़े, और हमारी जो है क्या बन जाए, शाबाश, अच्छी खासी दिहाड़ी बने। तो मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आम आदमी के बारे में भी जरा सोचा करें, आम आदमी पार्टी का भी जरा साथ दिया करें। अच्छा बच्चों, ठीक हो गई बात। 67 अब कितना आ गया, 379। अब बड़ी मजेदारी की बात है, जैसे आपने मुझे कहा ना कि ये तो 4 दिन ही हुए थे और आपने चार्ज कर दिया डेप्रिसिएशन पूरे साल का। एक और बात सुनिए, जिस साल आप इसे बेचेंगे उस साल आप डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे। द ईयर इन विच यू सोल्ड इट यू विल नॉट डेप्रिशिएट इट, ठीक है जी। देखिए, डेप्रिसिएशन इज इक्वल इन ऑल द ईयर्स, ये सारे सालों में क्या रहेगी, जो टेबल में दी हुई है वही रहेगी। शाबाश। अब देखिए, आप मेरी बात सुन नहीं रहे गौर से, ठीक है। तो जिस साल आपने, क्या है, उस साल से लेकर ऑनवर्ड सेम रहेगी, इसीलिए तो हम वरना इसको कम ना कर देते, तो ये रहे ना, इसे रिमेन इक्वल फॉर ऑल, ठीक है। और इनिशियल कॉस्ट जो है स्टार्ट के ऊपर सिर्फ ली जाएगी। अच्छा, अब बच्चों इसको अगर सम अप किया जाए तो आप देखिए कि सेल प्रोसीड जो किया आपने 2017 में आपने सेल प्रोसीड की है, तो जो आपको सेल्स ऑफर हुई है इसकी, कितने की ऑफर हुई, शाबाश, कंसिडरेशन कितना आया आपको, ठीक है। और जो इसकी WDV पे डेप्रिसिएशन वैल्यू थी वो आई थी $379, ये माइनस हो गया, इसमें से आप पास आ गया $121, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो हम इस पे प्रॉफिट आपसे टैक्स चार्ज करेंगे, गेन है ये, क्या आपका गेन है। अगर लॉस होता तो क्या होता, डिडक्टेबल होता। लॉस होता तो ये किसमें होता, बिजनेस इनकम में, इनकम फ्रॉम बिजनेस, वही तो पढ़ रहे हैं आप, इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ रहे हैं आप, चैप्टर का नाम पढ़ो ना, दैट इज द हेड। अच्छा, अब आप बच्चे मेरी बात गौर से सुन रहे हैं, बेटे बात समझ आ रही है, समझ आ रही। अच्छा जी, द रिटन डाउन वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर शैल बी इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन द कॉस्ट लेस इनिशियल अलाउंस। क्या मतलब हुआ, जिस साल हमने उसे एक्विजिट किया, लिया, खरीदा, सबसे पहले क्या माइनस की उसमें से, इनिशियल अलाउंस माइनस कर दिया। इन द नेक्स्ट ईयर द कॉस्ट क्या की गई, इन द नेक्स्ट ईयर द कॉस्ट लेस क्या की गई, टोटल डिडक्शन, ठीक है ना। तो अगर कोई उसके अंदर इनिशियल था तो यहां तो उसमें ऐड करके माइनस कर लो, या माइनस कर लिया तो फिर क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम चाहते तो इन दोनों अमाउंट को इकट्ठा करके भी माइनस कर सकते थे, टोटल यही आना था। और अगर तुम्हारी मर्जी है अलहदा अलहदा करना है तो तुमने अलहदा अलहदा कर लिया। तो इन दिस ईयर द कॉस्ट टोटल डेप्रिसिएशन इंक्लूड एनी इनिशियल अलाउंस, अगर इनिशियल अलाउंस है तो दोनों को मिला के भी माइनस कर सकते हो। अच्छा, अब आ गया बच्चों, ऑन द डिस्पोजल ऑफ depreciable asset no depreciation shall be allowed in the year of disposal। इसका क्या मतलब हुआ जी, उसमें depreciation अलाउ नहीं है। if the consideration is greater than the, ये बात बड़ी अहम है, जो आपका सवाल भी था, सोचे क्या सवाल था, सोचे क्या सवाल था जी। हमने ये कहा था कि अगर आपका कंसिडरेशन ग्रेटर है किससे, द एडिशनल अमाउंट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। मतलब इफ द कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन द
डेप्रिसिएशन से कंसिडरेशन ज्यादा आ गई, जैसे यहाँ पे ज्यादा आ गई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, गेन में। तो अगर गेन होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये क्या है, गेन है। और अगर तुम्हें इसके अंदर कंसिडरेशन इज लेस देन द WDV, द डिफरेंस शैल बी अलाउड एज, क्योंकि फिर क्या हो गया है, लॉस हो गया। यानी उस एसेट में तुम्हें लॉस आ गया है ना, तो उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या मतलब जी, शाबाश पे बच्चा फिर रिपीट करे। अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और रेवेन्यू, जी शाबाश बोले, अगर हम कोई एसेट डिस्पोज करते हैं तो हमारे WDV और उसकी कंसीडरेशन उससे लेस है WDV से, तो फिर हमारा एक्सपेंस वो एज अ रिडक्शन में अलाउ किया जाएगा उसमें। ठीक है। और अगर WDV ज्यादा हुआ फिर वो चार्ज का फिर डिडक्शन अलाउ कर देंगे तुम्हें, तुम्हारा लॉस है, एडजस्ट कर लो बाकी चीजों में। क्लियर जी। अच्छा, अब एक बात और आ जाती है, वो ये आ जाती है कि वी परचेज अ प्लांट, सेम सारी कंडीशन है, सिर्फ एक ही बात है। अगर वो जो बर्गर वाला प्लांट है, आपके 18-20 बच्चे हैं, आप कहते हैं कि 40-60% उसके जो काम है वो कारोबार का हो जाए, शॉप पे बर्गर बिक जाए, बाकी 40% मेरे बच्चों को बर्गर रोज मिल जाए, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती, फिर क्या होगा। ऐसी सूरत में वो कहता है where the plant is driven income from a business partly for another use, the depreciation will be allowed on, किस बेस पे, प्रोपोर्शनेट बेस पे होगी। जितना यूज किया उतनी करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। the WDV asset shall be computed assuming the asset is wholly used। फिर एक और पाबंदी लगाता है, कहते हैं जब कैलकुलेट करोगे होली यूज की करोगे, और वेयर एज एन एसेट यूज एज पार्टली इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड अदर, द WDV ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल शुड बी इंक्रीज। तो WDV को क्या कर दोगे, शाबाश, द एसेट ऑफ द टाइम ऑफ डिस्पोजल शुड बी, द WDV ऑफ द एसेट्स ऑफ द टाइम ऑफ द disposal shall be increased by the amount of deduction not allowed in the, जो not allowed है उसकी मदद से उसे बढ़ा देंगे। अच्छा, ये कैसे करेंगे, इसका हल है, समझिए। न्यूमेरिकल में दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, मैं इस न्यूमेरिकल को दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं ये लिख देता हूं कि मुझे अलाउड क्या था और मुझे डिसअलाउड क्या था। देखिए, अगर मैं इसका 60% निकालता हूं तो मुझे 47 अलाउड था, कितना, 60% यूज हुआ है ना, और 40% मुझे डिसअलाउड था, यानी मुझे 32 डिसअलाउड था। 40 अलाउड था और 27 डिसअलाउड था। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां पे कंसीडरेशन लिखता हूं। मुझे जो कंसीडरेशन आई है वो आई है कितनी, $500, ठीक है। और मुझे जो टैक्स WDV आया है, शाबाश, यानी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो आई है, डेट इज इक्वलेंट टू 379। मैं इसको बढ़ा दूंगा, कैसे, वो वाला 32 और ये वाला जो 27 है, ये दोनों इसके अंदर ऐड कर लेता हूं। ऐड करके कितना बन जाएगा, ये 438, ये मैं माइनस करूंगा, ये कितना हो जाएगा, 62, ठीक है। अच्छा, वो क्यों, चूंकि अच्छा ऐसा भी हो सकता था, मैं डायरेक्ट यहाँ 60% निकाल के ये 47 से रिप्लेस कर देता, 40 से रिप्लेस कर देता, तब भी वही वैल्यू आ जानी थी मेरी। क्या हाल है, आ जाती है ना, वो डिडक्शंस उतनी उधर से माइनस करता, वैल्यू एग्जैक्टली वही आ जानी थी। जब मैं इधर से माइनस करता तो एग्जैक्टली मुझे वही मिलना था टोटल। क्या ख्याल है, लेकिन लॉ ने मुझे मजबूर किया था, लॉ ने ये कहा था कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, द WDV और एसेट शैल बी कंप्यूटेड अज्यूमिंग द होली यूज फॉर बिजनेस। पहले कैसे कैलकुलेट करो, होली यूज फॉर बिजनेस। फिर क्या करो, वेयर एज एन एसेट इज यूज पार्टली ड्रिवन फ्रॉम इनकम, जहां पे तुमने पार्टली इनकम ड्रिवन की हो वहां से, द पार्टली फॉर अनदर पर यूज, कोई और यूज के लिए भी किया हो तुमने पार्टली, द WDV ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, बेचते वक्त WDV को इंक्रीज किया जा सकता है, या इंक्रीज कर देना, किसकी मदद से,
उस डिडक्शन की मदद से जो क्या थी, नॉट अलाउड थी या डिसअलाउड। ठीक हो गई बात, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह मैंने लॉ को समझाने के लिए इस न्यूमेरिकल को इस्तेमाल किया। क्लियर जी, अब लॉ बिल्कुल क्लियर है आपको? ठीक है जी, तो इससे आगे काम जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक हो गई बात, तो अब हम इसमें वाइंड अप